Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to start a new series of medical surgical nursing as well, that is ENT. तो हम ENT को डिस्कस करेंगे डिसीज बाय डिसीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सटर्नल ईयर कंडीशंस. एक्सटर्नल से ही पता लग जाता है कि जो आउटर इनर है हमारा, उसकी जो ईयर कंडीशंस है उन डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे आज. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल. सो बिफोर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So external ear conditions encompass various inflammatory and infectious processes affecting outer ear structure. जो हमारे outer ear structures हैं, ठीक है, मतलब ये external ear conditions वो conditions होती हैं, मतलब inflammatory या infection हो गई outer ears के structure की. These condition can significantly impact hearing. Hearing पे भी इफेक्ट डाल सकती हैं और पेशेंट में डिस्कम्फर्ट भी कर सकती हैं. सो उनकी कॉजेज, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डिसीज बाय डिसीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना डिटेल्ड एनाटॉमी में नहीं जाएंगे हम इसकी, बट एक ओवरऑल स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एक्सटर्नल ईयर का, कंप्लीट ईयर का. सो बेसिकली ये हमारा ईयर होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और हमारा इनर ईयर, राइट. फिर हमारे पास जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर में हमारे पास क्या आ जाता है, साउंड वेव्स एंटर जहां से हो रही है, दैट इज कॉल्ड वी एज पिन्ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं. फिर पिन्ना के बाद आती है हमारी ईयर कैनाल, जहां से हमारा मूव करता है आगे जो भी हमारी साउंड है वो. फिर हमारा ईयर ड्रम आ जाता है. तो यहां तक तो हमारा किस में आता है, आउटर ईयर में. देन वी हैव अवर मिडल ईयर. मिडल ईयर में हमारी 3 टाइनी ईयर बोन्स आ जाती है, हैमर, एनविल और स्टिरअप बोलते हैं जिसे, ठीक है, और यूस्टाचियन ट्यूब आ जाती है, ये आ गई हमारी. फिर इनर ईयर में हमारे ओवल विंडो, कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व्स, जो कि सिग्नल कहाँ, ब्रेन तक लेके जाती है. तो 3 हमें पता होना चाहिए. आउटर ईयर में कौन कौन आ गए, हमारे पिन्ना, ईयर कैनाल आ गए. मिडल ईयर में हमारे ईयर ड्रम और हमारी बोन्स आ गई, ठीक है. ओवल विंडो और जो कोक्लिया है और हमारी जो नर्व है वो क्या है, हमारी इनर ईयर का पार्ट है, राइट. सो आगे बढ़ते हैं डिसीज की तरफ. सबसे पहले हमारी डिसीज है ओटाइटिस एक्सटर्ना. नाम से पता लग रहा है ओटाइटिस, इट्स रिलेटेड टू एयर, एंड एक्सटर्ना मतलब जो एक्सटर्नल ईयर की है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्विमर्स ईयर. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाता है कि स्विमर्स ईयर क्या होता है. तो स्विमर्स ईयर इज बेसिकली वो डिसीज जिस स्विमिंग करने से जो गंदा पानी है जब कान में जाता है और वो स्टे ऑन करता है, वहाँ से इन्फेक्शन होती है, तो वो एक्सटर्नल ईयर को इफेक्ट करती है, वो ओटाइटिस एक्सटर्ना कहलाता है. सो इट रेफर्स टू इन्फ्लामेशन और ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. जो हमने कैनाल ये देखी थी, ये वाली हमारी ईयर कैनाल है, ठीक है, इसका क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाती है. इट ऑफन प्रेजेंट्स विद ईयर पेन. तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, अब इन्फ्लामेशन है, दर्द तो होगी, ठीक है. स्वेलिंग ऑफ ईयर कैनाल, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन है. एंड ओकेजनली डिक्रीज हियरिंग, और कभी कभी हियरिंग में भी थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है. इन दिस द ऑडिटरी कैनाल नैरोज. अब जब इन्फ्लेम होगी तो वो ब्रॉड होगी, तो जो कैनाल का रास्ता है वो भी क्या हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा, राइट. टाइप्स में 2 आ गई हमारे पास, एक्यूट और क्रॉनिक. नाम से ही पता लग जाना चाहिए, एक्यूट मतलब जो शॉर्टर ड्यूरेशन की होगी, 6 वीक से कम, और जो क्रॉनिक होगी वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होगी, दैट इज 6 वीक से ज्यादा. तो एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना लास्ट फॉर लेस देन 6 वीक्स, 6 वीक से कम की रहती है. ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये ज़्यादा कॉमन है. 95% केसेस ओटाइटिस एक्सटर्ना के एक्यूट के ही होते हैं, क्रॉनिक तक रेयरली जाती है डिसीज, राइट. फिर क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या है, इट लास्ट मोर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज़्यादा रहता है. ये एलर्जीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है, कोई सीरियस इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, और इतना कॉमन नहीं है. इसके सिर्फ 5% केसेज ही हमें देखने को मिलते हैं. फिर है कॉजेज ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना, क्या क्या कारण है. तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स, अगर रिक्वायर्ड फैक्टर्स की बात करें, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, प्रेजेंस उनकी होनी चाहिए ओटाइटिस एक्सटर्ना के लिए. तो सबसे पहले 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. प्रेजेंस ऑफ जर्म्स दैट कैन इन्फेक्ट स्किन. जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रो, फंगल कुछ तो होना चाहिए जो कि इन्फेक्ट करेगी स्किन को. पुअर स्किन इंटीग्रिटी, मतलब इतना स्किन होल्ड नहीं कर पा रही है अच्छे से, जिसकी वजह से इजीली इन्फेक्शन कैच हो जाएगी, ठीक है. तो एनवायरमेंटल फैक्टर में वही आ गया, अगर पोल्यूटेड वाटर में आप स्विमिंग करते हो, इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप प्लग्स वेयर करो, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स इन स्किन लाइक कॉटन स्वैब, जैसे कि हम कॉटन स्वैब हो गए, कॉटन स्वैब मतलब कान में मार लेते हैं, ठीक है, या कोई हेयर पिन हो गई वो कर लेते हैं, ईयर कैनाल साफ करने के लिए, वैक्स निकालने के लिए, तो उनसे हो जाता है.
इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस ओरियस या सूडोमोनास, फंगल इन्फेक्शन, एस्परगिलस या कैंडिडा एल्बिकेंस कर सकते हैं। स्किन कंडीशन जैसे कि सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, और भी काफी सारी एलर्जिक रिएक्शंस है जिनकी वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना, क्योंकि वो क्या करती है, स्किन इंटीग्रिटी को पुअर करती है ना, तो वो कॉजेज में आ गई। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें ओटाइटिस एक्सटर्ना की, पेन और डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन रहेगी ईयर में, ओटैल्जिया बोलते हैं जिसको, इचिंग खारिश होगी, डिस्चार्ज में येलो और ग्रीन कलर का या फाउल स्मेल का हमें डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इन्फेक्शन है ना। सिस्टमिक सिम्टम्स में फीवर, बुखार होगा इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से, और कुछ कुछ केसेस में लिम्फेडेनोपैथी, मतलब जो लिम्फ नोड्स हैं उसके सराउंडिंग में वो स्वेलअप हो जाएंगे। हियरिंग लॉस भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कैसे हम डायग्नोज करेंगे और मैनेज करेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना को। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ईयर इंस्पेक्शन है, कैनाल हमें रेड कलर की दिखेगी, स्वोलन दिखेगी, क्योंकि एक्सटर्नल है तो आप बाहर से इजीली देख सकते हो। ऑटोस्कोप यूजुअली यूज नहीं करते हैं क्योंकि नैरो हो रखी होती है कैनाल। ठीक है, और कुछ में मतलब जैसे वो जो बैक्टीरियल ड्रेनेज वगैरह है उसका कल्चर भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट में पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल मेडिकेशन दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। प्रिवेंशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, सो नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू क्लीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल विद एनीथिंग। उसे बोलना है कि ऐसे कॉटन स्वैब से या हेयर पिन डाल के ऐसे साफ नहीं करना अपना कान, ठीक है, और कैनाल को वेट नहीं करना, और ईयर कैनाल ड्राई रखना है स्पेशली आफ्टर स्विमिंग के बाद, और कॉटन स्वैब वगैरह हमें हेयर पिन वगैरह यूज नहीं करना। तो ये मैनेजमेंट रही उसकी। ठीक है, एक आधा हमारे पास कंडीशन दैट इज मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ये तो हमारी ओटाइटिस एक्सटर्ना थी, सिंपली हमने जो पढ़ा, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गई। अब ये मैलिग्नेंट, ये उसकी सीरियस फॉर्म आ जाती है। व्हेन ओटाइटिस एक्सटर्ना स्प्रेड टू सराउंडिंग टिश्यू, ईयर कैनाल में था लेकिन सराउंडिंग टिश्यूज में भी चला जाता है, वो मैलिग्नेंट हो जाती है। दो चीजें होती हैं, एक बिनाइन जो कि वहीं की वहीं रहती है, और एक चीज होती है मैलिग्नेंट जो कि स्प्रेड होती है, इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ द जॉ एंड फेस। दिस इज नोन एज मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। जॉ तक भी चली जाती है और फेस तक भी आ जाती है बोन्स में, तो वो दिक्कत करती है आगे। बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ये कंडीशन कॉज करते हैं। ओवर 90% स्किन में देखी जाती है जिनमें डायबिटीज हो, मतलब अगर पेशेंट को डायबिटीज है, फिर उसको शुगर की बीमारी है और साथ ही उसे ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाए, तो उन केसेस में ज्यादातर देखी जाती है कि वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी कॉज सबसे पहला वही है, ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा तभी वो मैलिग्नेंट होगा, राइट। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास डायबिटीज आ जाती है। सिस्टमिक फैक्टर में वही, अगर इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, इन्फेक्शन को होल्ड अप नहीं कर पा रहा है या इन्फेक्शन से फाइट ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो होगा। HIV एड्स भी वही हमारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स में आ जाती है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम में ईयर डिस्चार्ज येलो और ग्रीन कलर का, फाउल स्मेल, ओटेल्जिया, ईयर पेन रहेगा, हियरिंग लॉस होने के इसमें तो ज्यादा ही चांसेस हैं, फीवर, ठीक है, इचिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, लॉस ऑफ वॉइस। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग क्योंकि वो फैल रहा है, इन्फ्लामेशन फैल रही है, यहाँ जॉ तक आ गई, माउथ तक आ गई, फेस तक आ गई, तो वो डिफिकल्टी होगी स्वेलोइंग करने में। ठीक है, वॉइस भी जा सकती है, तो साइन एंड सिम्टम्स है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं हम ईयर को, सराउंडिंग टिश्यू को कि कितनी इन्फेक्शन है। सीटी स्कैन में हमें डिटेल्ड इमेज मिल जाएगी और स्प्रेड पता लग जाएगा कहाँ कहाँ है। MRI भी कर सकते हैं, ठीक है, कि सॉफ्ट टिश्यू की कितनी इन्वॉल्वमेंट है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, कितना फैल चुका है। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या है, कंप्लीट रिकवरी तो हमारा गोल ही है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम स्टार्ट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ साथ। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब काफी हाई फ्लो में ऑक्सीजन थेरेपी भी पे पेशेंट को डाल सकते हैं। ठीक है, डेब्रिडिमेंट एंड ओरल हाइजीन, जो भी टिश्यू है वो हम रिमूव कर सकते हैं रेगुलर क्लीन करके। ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, क्योंकि एज ये डायबिटीज वालों में ज्यादा देखी जाती है, तो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। और साथ ही साथ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो एंटीबायोटिक, लॉन्ग टर्म IV एंटीबायोटिक्स तो चलती ही चलती है। दैट इज द मैनेजमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और थोड़ा डिटेल में जाए तो इनिशियल असेसमेंट थ्रू एग्जामिनेशन डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा टाइप है, ठीक है, और मतलब इधर बिनाइन है एक ही जगह पे या मेलिग्नेंट में है, तो एक्सटर्नल ईयर की कंडीशन देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक कल्चर सैंपल कर सकते हैं, इमेज स्टडी के लिए भेज सकते हैं डायग्नोसिस वगैरह करने के लिए। ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन में वही है, मेडिकेशंस, प्रोसीजर्स, इंटरवेंशंस, ये सब कर सकते हैं। पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कैसे कान साफ करना है, कैसे दवाई लेनी है, कैसे प्रिवेंशन है, और फॉलोअप केयर रेगुलर मॉनिटर करते रहो इफेक्टिवनेस की, सही में कान ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा।
राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।